केमिस्ट्री में हम लोगों ने कल हम लोगों ने बेसिक कर लिया था। एडजॉर्प्शन क्या होता है, बेसिक डिफिनेशंस पढ़ी थी। एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ठीक है, इस तरह के टर्म्स पढ़े थे। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन क्या होता है ये भी डिस्कस किया था। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलो 5 मिनट आप लोगों से थोड़ा पूछ लेता हूँ कि कितना तुम लोग रिवाइज कर रहे हो, है ना। क्योंकि ये सब चैप्टर ऐसा है कि इसमें थ्योरी का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो एक रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो चलो, वैभव मिश्रा, बेटा वैभव मिश्रा है क्लास में? वैभव प्रेजेंट नहीं है? वैभव कटियार है? यस सर। हाँ, चलो अच्छा बताओ, फिजिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन में कोई दो डिफरेंस बता दो बस, है ना। एनी टू डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन, है ना। कल हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंस पढ़े थे। आपको बस दो ही बताने हैं उनमें से, एनी टू। सर याद नहीं आ रहा है अभी से। याद नहीं आ रहा? कल क्लास अटेंड करी थी कि नहीं? यस सर। मेरे सब तो याद आना चाहिए। अच्छा चलो, ईशान बताओ बेटा, ईशान गुप्ता। यस सर। फिजिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन में एनी टू डिफरेंस आपको बता है। सर फिजिक्स ऑप्शन में सर एड्जॉर्बेंट जो है वो सर हाँ, क्या होता है एडजॉर्बेंट? सर एड्जॉर्बेंट जो है वो क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे सर वैन डर वाल फोर्सेस से एब्जॉर्ब होता है। और केमिक्स ऑप्शन में सर एब्जॉर्बेंट जो है वो उसमें केमिकल फोर्सेस से एब्जॉर्ब होता है, एड्जॉर्ब। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ठीक है, और पहला सर हो गया। हाँ, सेकेंड? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है फिजिक्स ऑप्शन में वो लो होता है, और एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाई होता हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलो ठीक है, ईशान ने बता दिया। चलो इसके बाद चलो, कौन बताएगा? मुदित बेटा, मुदित बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, थोड़ा बताओ जरा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बस बता दो। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन समझा दो क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं? मुदित कल थे क्लास में? सर थे, अभी रिवाइज नहीं किया है कल का। अरे भाई, इतना तो याद ही हो जाना चाहिए। मतलब क्लास में मैं 2-3 बार तो रिवाइज करा ही देता हूँ तुम लोग को। और सिंपल है, उसमें है भी नहीं ऐसा कुछ। अच्छा चलो, देवांश बेटा आप बताओ, रोल नंबर 10। यस सर। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, बस डिफिनेशन बता दो क्या होती है। सर जो हीट रिलीज होती है जब एक मोल ऑफ एड्सॉर्बेट एक एड्सॉर्बेंट की सब्सटेंस पे ऑब्जर्व होता है एट। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, गुड, है ना, बिल्कुल सही है ना। व्हेन वन मोल ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस नोन एज एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्ब, है ना, बिल्कुल सही बताया आपने। वन मोल एडजॉर्बेट जब एडजॉर्ब होता है किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस में,
तो उस समय जो हीट लिबरेट होती है इस पूरे फिनोमिनन में, उसे ही हम लोग एंथैल्पी एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, प्रखर प्रखर त्रिपाठी टू बताओ बेटा, एंथैल्पी एडजॉर्प्शन क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक? प्रखर त्रिपाठी टू, यस सर। एंथैल्पी एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? सर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक होता है? सर एक सेकंड सर। अरे सिंपल सी बात, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? सर एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है। ठीक ठीक ठीक, करेक्ट है ना? तो एंथैल्पी एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक। अगर किसी को आंसर आ रहा हो तो वो चैट में मुझे, मैं एसआईडी सर वाले में भेज देना, ठीक है ना? तो वैसे मैं सबसे तो नहीं पूछ पाऊंगा, कुछ ही बच्चों से ही पूछ पाऊंगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा ये बताओ, कौन बताएगा भाई? हाँ, त्रिशा बेटा बताओ, त्रिशा बेटा, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है? ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एंट्रोपी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? त्रिशा सिंह। यस सर। सर इंक्रीज। इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज होती है एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन? सर नेगेटिव वैल्यू होती है। निगेटिव का मतलब इंक्रीज थोड़ी ना होता है। एंट्रोपी अगर निगेटिव मतलब सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है ना? एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है यस ना? सर। तो जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल बैठते जाते हैं सरफेस पे, सॉलिड की सरफेस पे, तो रैंडमनेस कम होने लगती है, तो एडजॉर्प्शन की एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। चलो भाई। अर्नव बेटा बताओ, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन में एनी टू डिफरेंस आपको बताने हैं। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सर एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन होता है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन होता है। हाँ ठीक है, और करेक्ट। सर एड्सॉर्प्शन में सर कंसंट्रेशन डिफर करती है, और सर एब्जॉर्प्शन में सर यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन से अब्जॉर्ब होता है। यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन से एब्जॉर्ब। ठीक ठीक, चलो अच्छा। अच्छा हिमानी बेटा बताओ, फिजिक्स ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की रेंज क्या होती है? फिजिक्स ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की एक रेंज होती है, बताओ भाई क्या होती है? सर फिजिक्स ऑप्शन में जो मतलब वो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो रेंज दी थी आपने 20 से 60 और 80 से 240। हाँ हाँ, वही वाली रेंज। हाँ, तो सर फिजिक्स ऑप्शन में 20 से 60 किलो जूल होती है पर मोल, और केमीज ऑप्शन में सर 80 से 240। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं। अच्छा बताओ बेटा, वैभव मिश्रा बताओ, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी मॉलिक्यूलर होता है कि यूनिमॉलिक्यूलर होता है? फिजिक्स ऑप्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होती है कि यूनिमॉलिक्यूलर? फिर मल्टीपल होती है। मल्टीपल होती है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
रीजन क्या होता है, क्यों होती है मल्टी मॉलिक्यूलर? आयुष बेटा रीजन बताओ। अच्छा आप बताओ, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन क्यों होता है फिजिक्स ऑप्शन में? है ना, कौन बताना चाहेगा अपनी तरफ से? पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल है ना। किसने? अर्नव तुमने बताया? यस सर। ठीक है, सही कहता है ना। तो पोलरिटी की वजह से गैस के मॉलिक्यूल मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं। पोलरिटी एज वेल एज वान डेर वाल्स फोर्सेस भी बोल दीजिए, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में वान डेर वाल्स फोर्सेस लगते हैं और उनका एक एंड हमेशा फ्री रहता है। गैसों के मॉलिक्यूल का एक टर्मिनल फ्री रहता है, इस वजह से वो सेकेंड टर्मिनल से भी लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सक्षम है कि नहीं है इसमें? सक्षम सक्सेना। अच्छा सक्षम, ये बताओ फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एडजॉर्प्शन का रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिजिक्स ऑप्शन का रेट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? हाँ सक्षम, आवाज आ रही मेरी? सक्षम बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिजिक्स ऑप्शन का रेट बताओ क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? अरे सुनो, अरे सुनो। हाँ हाँ बताओ। अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ बेटा सक्षम, क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ श्रेया बेटा बताओ, श्रेया त्रिपाठी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केमीज ऑप्शन का रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज। नहीं, केमीज ऑप्शन का। मैं फिजिक्स ऑप्शन का नहीं पूछ रहा हूँ, केमीज ऑप्शन का। इंक्रीज। इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। So first increase and then decrease. फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक, ये सही है ना। फिजिक्स केमीज ऑप्शन का जो रेट होता है टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, है ना, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज करता है ना। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। केमीज फिजिक्स ऑप्शन का कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखो इस चैप्टर में यही सब आपसे पूछा भी जाएगा, है ना। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे। तो आप लोग मतलब डेली इसको मतलब जब जितने भी एक हफ्ता तो चलेगा ये चैप्टर, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही रिवाइज कर लोगे आप, है ना, क्योंकि मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी हो गया और जे एडवांस के मेंस और एडवांस पूरा और प्लस बोर्ड लेवल, है ना। तो सारे तरह के क्वेश्चन आपसे मैं आपके हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कम से कम क्लास में सभी लोग अटेंटिव रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे बहुत कम अटेंटिव रहते हैं, है ना।
तो अब जागने का समय आ गया। देखो अब वो समय है कि अब आप साल भर अगर आपने थोड़ा गड़बड़ किया है ना, या फिर फर्स्ट टर्म के बाद अभी थोड़ा सा लापरवाही हुई है, तो अब आप जाग जाओ। अभी भी 2 महीने हैं, और 2 महीने में पूरा आपका जो प्रिपरेशन है वो रंग ला सकती है। ठीक है, तो बाकी मेहनत तो सभी लोग कर ही रहे हो, लेकिन अब बिल्कुल जी जान के साथ जुटना है सभी को। ठीक है ना। देखो ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। ये जेई मेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो जितना मैंने कल पढ़ा है उसी पे बेस्ड है सारे। ठीक है, देखो इसमें ये 2016 में आया हुआ है ऑनलाइन पेपर में। इसमें कह रहा है ए पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, है ना। कोई पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उसने, है ना। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट एराइजेस ड्यू टू वांडरवाल फोर्सेस, मतलब वो एडजॉर्प्शन जो है वो वांडरवाल फोर्सेस की वजह से एराइज हो रहा है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि इट इज रिवर्सिबल, ये भी बताया कि वो रिवर्सिबल है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द एबव एडजॉर्प्शन प्रोसेस, है ना। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन सा एडजॉर्प्शन की बात कर रहा है। URL. दिस ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन, है ना। तो ये भी चीज क्लियर हो गई होगी कि वांडरवाल फोर्सेस की वजह से जो एडजॉर्प्शन होता है वो फिजिक्स ऑप्शन होता है ना। तो इसका मतलब, हाँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन में जो भी बातें उसने फिजिकल एडजॉर्प्शन के रिगार्डिंग दी होगी, सेकंड। है ना, वही करेक्ट होगी। अब आप लोग ये पढ़ के बताइए एक बार जरा, है ना, कौन सा सही होना चाहिए। फोर्थ। नहीं, फोर्थ। पूछा है उसने। हाँ, सेकंड या फोर्थ लग रहा है। सेकंड सब क्यों हो जाएगा। फोर्थ. फिजिक्स ऑप्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होता है, अभी बताया है हाँ, मैंने। यस सर, और सर फोर्थ होगा। है ना, तो सेकंड तो बिल्कुल ही मत लगाइए, है ना, ये तो केमीज ऑप्शन के रिस्पेक्ट में होगा। और पहला भी गड़बड़ है, एंथैल्पी एडजॉर्प्शन में ग्रेटर देन 100, भाई 100 से ऊपर तो फिर केमीज ऑप्शन की होती है ना। फिजिक्स यस ऑप्शन की सर, रेंज 20 थी से 60। 20 टू 60 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये तो केमीज ऑप्शन को ही रिफर कर रहा है कि शुरुआत में तो वो टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ता ही है ना। तो ये वाला भी सही नहीं होगा, तीसरा भी रॉन्ग हो गया। तो चौथा ही ठीक है इसका मतलब एंथैल्पी एक्टिवेशन इज लो। हाँ बिल्कुल सही है ना। मतलब कि वांडरवाल फोर्सेस के लिए एंथैल्पी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, तो फिजिक्स ऑप्शन की एंथैल्पी एडजॉर्प्शन लो होती है। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आते हैं जेई 2015 में जो आया है ना, ऑनलाइन में। देखिए क्या कह रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस। ठीक है। तो कह रहा है कुछ एडजॉर्प्शन के है ना, कुछ स्टेटमेंट है जो किसी गैस का किसी सॉलिड की सरफेस पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको रिलेट कर रहा है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑन एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस इट्स सरफेस एनर्जी अपीयर्स एज हीट, है ना। एडजॉर्प्शन के समय क्या होती है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करती है, और उसी की वजह से हीट क्या होती है, रिलीज होती है ना। बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, रिद्धि बेटा बताओ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। एडजॉर्प्शन में सरफेस एनर्जी डिक्रीज करती है, इस वजह से हीट रिलीज होती है। वैभव बेटा बताओ, वैभव, कटियार या मिश्रा कोई भी बता दो, बताओ सही है कि गलत है। सही है। सही है ना। ये एनसीईआरटी, कल मैंने एनसीईआरटी का इसलिए मैंने देखो ले भी रखा है बीच बीच में। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए, देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन के रिगार्डिंग।
देखिए ये लिखा हुआ है, देयर इज ए डिक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी। जब एड्जॉर्प्शन होता है तो वहां पे सरफेस एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम में कोई एनर्जी कम हो रही तो वो कहीं ना किसी दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रही होगी। तो एनसीईआरटी का कहना है कि सरफेस एनर्जी जो कम होती है, एड्जॉर्प्शन में सरफेस एनर्जी जो कम होती है वही एंथैल्पी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वैसे केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होगा, चाहे वो कैसा भी बॉन्ड हो, चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो या वीक बॉन्ड है, बॉन्ड के फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है। लेकिन इसको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि वो सरफेस एनर्जी जो घट रही है ना, वही एनर्जी कन्वर्ट हो रही हीट एनर्जी में, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। सर इस चैप्टर में हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे सर एनसीईआरटी की। सर हाँ बोलो सक्षम बेटा। वेटिंग रूम में उसको अंदर ले लीजिए। अच्छा ओके बेटा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम लोग को तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है ना, इनकरेक्ट। अब सेकंड कह रहा है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव, तो बताओ ये सही की गलत है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है ना। तो ये वाला भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, ऑन एडजॉर्प्शन द रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड, है ना। तो ये गड़बड़ कह रहा है। रेसिडुअल फोर्सेस समझ रहे हो, रेसिडुअल फोर्सेस मतलब वही जो वांडरवाल फोर्सेस या आयनिक फोर्सेस या कोलेंट फोर्सेस, जो जिनकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल या एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस से अटैच्ड हो रहे हैं। तो वो जो रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं, रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड, है ना। तो ये गलत कह रहा है, रेसिडुअल फोर्सेस डिक्रीज होंगे, इस वजह से सरफेस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें यही होना चाहिए। बाकी चौथा क्या कह रहा है ये भी पढ़ लीजिए, एंट्रोपी ऑफ एडजॉर्प्शन इज निगेटिव। हाँ ये तो सही है, एंट्रोपी एडजॉर्प्शन की क्या होती है, निगेटिव होती है। डेल्टा एस भी निगेटिव होता है, डेल्टा एच भी निगेटिव होता है। एडजॉर्प्शन का एंट्रोपी भी निगेटिव होती है और एंथैल्पी भी निगेटिव होती है। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, है ना। ये वाला देख लीजिए, ये जेई एडवांस के पेपर में आया है 2003 में। देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेस विद, रेट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेस विद, बताइए क्या होना चाहिए इसमें। डिक्रीज इन बताओ, टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है करेक्ट, है ना। फिजिक्स ऑप्शन का जो रेट होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर अगर आपको रेट बढ़ाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा सेकंड वाला पढ़िए, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस इज जनरली एक्सोथर्मिक, है ना। गैसों का एडजॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे जनरली एक्सोथर्मिक होता है, इसका रीजन वो पूछना चाह रहा है ना। बताओ भाई, प्रखर सक्सेना बताओ क्या होना चाहिए इसका। सर एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो एंट्रोपी कम होती है, इसकी वजह से डेल्टा एच भी कम होता है। वो जो फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, जीएसटी हटाओ वाला, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। तो इसमें एंट्रोपी डिक्रीज करती है ना, इस वजह से एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है ना। तो एंथैल्पी के डिक्रीज होने की पीछे अगर थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहती है कि एंट्रोपी डिक्रीज होने की वजह से एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, यही सही हो जाएगा। बाकी तीन स्टेटमेंट उसने गलत लिख दिए हैं, है ना। देखो अगर ध्यान से कि जैसे एंथैल्पी पॉजिटिव है तो ये वाला आप वैसे ही हटा सकते हो। एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये भी गलत है, एंट्रोपी तो कम होती है। फ्री एनर्जी इंक्रीजेस नहीं, अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो डेल्टा जी तो निगेटिव होता है, तो फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है। तो तीन स्टेटमेंट तो उसने बिल्कुल ही रॉन्ग दे दिए थे, है ना। तो इससे भी कई बार हिंट मिल जाता है।
है ना। अब जैसे ये आपकी सीट का ही क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमीज ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल। कह रहा है केमीज ऑप्शन के लिए कौन सा मतलब की स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। पहला कह रहा है इट इन्वॉल्व्स केमिकल फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, है ना। केमीज ऑप्शन में केमिकल फोर्सेस लगते हैं, है ना। तो क्या सही कह रहा है आदित्य मोहन, बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। केमिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, केमिज ऑप्शन में। आदित्य मोहन, आदित्य मोहन बेटा कभी बोलते क्यों नहीं हो भाई? ऑन करके चले जाते हो क्या? चलो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। हाँ अग्रिमा बेटा बताओ, ये पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ए स्टेटमेंट सही है। सही है ना, ठीक है, गुड, है ना। कुछ बच्चे तो बहुत अटेंटिव रहते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, सेकंड कह रहा है इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो अच्छा ये स्टेटमेंट बताओ सही है कि नहीं है? अक्षय शुक्ला बताओ। गलत है सर। सर सही है। इरिवर्सिबल, केमीज ऑप्शन इरिवर्सिबल होता है, ये भी सही है ना। तीसरा कह रहा है इट इन्वॉल्व्स हाई हीट ऑफ एग्जॉशन, है ना, इनकी एंथैल्पी ऑफ एग्जॉशन हाई होती है। अक्षत प्रताप यस बताओ बेटा, हाई होती है केमीज ऑप्शन की एंथैल्पी यस ऑफ सर। एग्जॉशन हाई होती है। तो तीन तो सही हो गए, वो गलत पूछ रहा था तो चौथा ही होगा। चौथा कह रहा है डी इट डज नॉट एक्वायर। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही वाहियात है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया है ना। क्योंकि केमीज ऑप्शन जो होता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत लार्ज होती है ना। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत लार्ज होती है, और वो कह रहा है कि बहुत कम होती है ना। तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है A2। सर हाँ बताओ बेटा। सर एक छोटा सा प्रश्न था कि सर जैसे इसमें कहा है कि केमीज ऑप्शन इरिवर्सिबल होता है, लेकिन सर उसमें इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होता है, तो फिर सर रिवर्सिबल होना चाहिए। वही सर, रिवर्सिबल होनी चाहिए ना सर। देखो इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस के रिस्पेक्ट, रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे आप लोग सोच रहे हो कि रिवर्सिबल केमीज ऑप्शन भी रिवर्सिबल होना चाहिए, जैसे फिजिज ऑप्शन रिवर्सिबल होता है कि उसमें देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर होनी चाहिए, है ना। मेरी बात समझ में आ रही? कोई प्रोसेस रिवर्सिबल तब होता है जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही हो, और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे साइमल्टेनियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही हो, है ना। तब तो वो रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है ना। सेम टाइम में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलनी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन केमीज ऑप्शन में क्या होता है, जैसे केमीज ऑप्शन का आपने टेम्परेचर वर्सेस ये कर पढ़ा था, तो इसमें आप इस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लो आपने टेम्परेचर को ये ले लिया T0, तो इस समय क्या कहानी है, अगर आप ग्राफ में देखो तो इस समय क्या हो रहा है कि ये इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है इस कर्व का। तो इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि एक समय पे एक प्रोसेस ही थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, और वो वाली ये कौन सी होगी, इसमें एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा होगा, मतलब एडजॉर्प्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है। इसको समझने की कोशिश करिए कि इस टेम्परेचर पे केवल एडजॉर्प्शन ही हो रहा होगा, डिजॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होगा, है ना। बात समझ में आई? और उधर इसके इधर साइड आ जाए तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजॉर्प्शन ही हो रहा होगा, वहां पे एडजॉर्प्शन ना के बराबर हो रहा होगा, क्योंकि रेट यहाँ पे घटता चला जा रहा है, डोमिनेटिंग फिर डिजॉर्प्शन ही, ठीक है। लेकिन अगर है ना, ये बोले कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे है, रिवर्सिबल नेचर है, तो रिवर्सिबल तो फिजिज ऑप्शन होता है
पूरी तरह से। केमिज ऑप्शन में दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली प्रोसीड नहीं कर रही होती है, या एक कर रही होती है 90%, तो एक कर रही होती है। अच्छा, इस बात से भी हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन मतलब एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन दोनों एक ही साथ होते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एडजॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, डिजॉर्प्शन उसकी कंपैरिजन में बहुत कम हो रहा है, तो उसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं, है ना। बहुत सी रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन 90% से ज्यादा प्रोसीड हो रही है, तो थ्योरेटिकली उसको हम लोग इरिवर्सिबल बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो इरिवर्सिबल बोला गया है वो इसी सेंस में बोला गया है, ठीक है। यस सर। तो इसमें थ्योरेटिकली उसको इरिवर्सिबल इस सेंस में बोलते हैं। हाँ, अब देखो A2 में कह रहा है फॉलोइंग द वेरिएशन ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन विद टेम्परेचर। बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिजिजॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होता है, ठीक है, गुड। A3 में कह रहा है एडजॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच ए सब्सटेंस। अब इसमें ए पार्ट में एक बार देख लो, पढ़ लो, आप ही लोग बता दो ये वाला ए, है ना। तो एडजॉर्प्शन में जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस पे ही सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी का हम लोगों ने क्वेश्चंस करे। अब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखिए आइसो मींस होता है सेम, थर्म मींस टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कर्व पढ़ेंगे जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए जा रहे होंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम लोग है ना कुछ कर्व बनाते हैं, ये वर्ड तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हो, आइसोथर्म करके। आइसोथर्म ऐसे कर्व होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या मतलब है। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में देखो, जब भी कोई कर्व बनाते हैं तो उसमें बेटा कम से कम दो वेरिएबल तो होते ही है ना। हम लोग दो वेरिएबल के बीच में ही कर्व प्लॉट करते हैं। तो इसमें वाई एक्सिस के अलोंग क्या वेरिएबल होगा और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेरिएबल होगा इन आइसोथर्म में। तो ये एक्स वाई एक्सिस के अलोंग जो वेरिएबल होता है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, एक्स बाई एम, इसको मैथमेटिकली एक्स बाई एम बोलते हैं, या इसको पढ़ते क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, और एक्स एक्सिस में क्या होता है वेरिएबल, टेम्परेचर तो बेटा कांस्टेंट ही है ना। तो प्रेशर क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर कर्व प्लॉट करें, और ये कर्व एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किए गए थे, जिसमें मेनली दो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने आइसोथर्म दिए हैं, एक फ्लेंडलिस थे, एक लैंगम्यूर थे। तो वही आइसोथर्म लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व होते हैं। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कोई पूछे तो आप सीधे बोल दीजिएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आर सच प्लॉट और कर्व विच आर ड्रॉन बिटवीन एक्स बाई एम। एक्स बाई एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो प्लॉट किए जाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। बोलो, समझ में आ रही, सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऐसे कर्व होते हैं जो एक्स बाई एम, जिसको यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वर्सेस प्रेशर, ये कर्व प्लॉट किए जाते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। अब सबसे पहला जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था वो फ्लेंडलिस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। फ्लेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। फ्लेंडलिच ने डिफरेंट डिफरेंट गैसों का एडजॉर्प्शन कराया था डिफरेंट डिफरेंट एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, तब जाके वो उस चीज को जनरलाइज कर पाए थे एक मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में। और उनका जो मैथमेटिकल रिलेशन था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, ये फॉर्मूला है x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर
1/n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आपसे इस पे आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे कि यही एक ऐसा टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं पूरे चैप्टर में। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एनटीए भी शायद एक दो बार पूछ चुकी है। तो x/m इक्वल टू k p⁴ 1/n ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया था, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कराए थे अलग अलग गैसों को लेकर उन्होंने। हाँ बोलो बेटा। सर हर्षित को इन कर लीजिए प्लीज। अच्छा, ये यार पता नहीं क्या इसमें दिक्कत हो गई, इसमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जबकि मेरा ऑन है नोटिफिकेशन, फिर भी नहीं आ रहा है ना। कोई पहले आ जाता था, ऊपर दिख जाता था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो बता दिया करो आप लोगों को, है ना। किसी और को हो। हाँ, कोई और भी तो नहीं है इस समय। नो सर। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा ठीक है। अगर किसी बच्चे को एंट्री ना मिल रही है तो मतलब कि मुझे या तो मैसेज कर दो, या अपने किसी बच्चे क्लास में आप लोगों का भी ग्रुप होगा तो मुझे पता चल जाया करेगा, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है इस समय। अब देखता हूँ इसमें और कहीं कहाँ गड़बड़ है, सेटिंग तो पूरा मैंने चेक कर लिया। ठीक है तो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला ये होता है x/m इक्वल टू k p⁴ 1/n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले तो हम लोग को याद रखना है। अब इसमें देखो फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या है, और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है। वैसे वो डेरिवेशन क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम लोग ग्राफ से कैसे रिलेट कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को ग्राफ से कैसे डिराइव किया होगा फ्रेंडली से, वो हम लोग पढ़ते हैं। वो उसी को डेरिवेशन बोल दो या कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब देखो तो ये फॉर्मूला है एक्स, मतलब कि ये फ्रेंडलीज का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये था कि जो x/n होता है वो p⁴ 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रिजल्ट आ जाता है। अब ये आया कैसे, कैसे उन्होंने निकाला होगा, तो उन्होंने कोई वो क्या करते थे, गैस लेते थे, जैसे एक कंटेनर लिया उन्होंने, क्लोज कंटेनर लिया बेटा, और उसमें कोई गैस फिल कर दी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कोई एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल डाल दिए, जैसे चारकोल ले लिया, चारकोल ले लिया, सिलिका जेल कोई भी ले लिया। चारकोल काफी पुराना है एडजॉर्बेंट, ये काफी पहले ज्यादातर यही लोग लेते थे, साइंटिस्ट लोग, इजीली अवेलेबल भी होता है। तो ये गैस को लेकर अच्छा, अभी मान लो इसके ऊपर 1m मास रखा है, m1, तो इस समय इस गैस का प्रेशर कुछ p1 होगा। और यहाँ पे वो ये निकालते थे कि इस P1 प्रेशर पे है ना, मतलब इस समय टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो P1 प्रेशर पे ये गैस का कितना मास चारकोल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है ना। ये चारकोल का टोटल मास मान लो m है। ठीक है, तो गैस का कितना मास एडजॉर्ब हो रहा है, तो गैस का मास मान लो कुछ x ग्राम एडजॉर्ब हो रहा है, तो x/m जो होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो P1 प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू कुछ निकाली उन्होंने, फिर वो एक और मास रख दिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। प्रेशर बढ़ जाएगा तो होता क्या था, प्रेशर जब वो बढ़ाते थे, इंक्रीज करते थे, तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल और एडजॉर्ब हो जाते थे उसकी सरफेस पे, है ना, चारकोल की सरफेस पे। अच्छा, वो ऑब्जर्व करते थे वो बैरोमीटर से, क्योंकि भाई गैस के मॉलिक्यूल तो दिखाई देते नहीं है कि एडजॉर्ब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो बैरोमीटर की रीडिंग से चेक करते थे कि कितना प्रेशर में ड्रॉप हुआ है, क्योंकि जितना प्रेशर में ड्रॉप होगा उसी के करस्पॉन्डिंग गैस का मास एडजॉर्ब हो गया होगा, है ना, ऐसे वो निकालते थे। तो उनका रिजल्ट ये, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये आ रहा था कि एज प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट आल्सो इंक्रीजेज, है ना, जैसे जैसे बढ़ा रहे थे बढ़ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा था, लो प्रेशर रेंज में, प्रेशर की एक लो रेंज पे वो लीनियरली बढ़ रहा था। मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि ग्राफ, ये एक ग्राफ प्लॉट कर रहे थे कि जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे कितना x/m है, तो लो प्रेशर रेंज पे तो वो लीनियरली बढ़ रहा था। मतलब प्रेशर वो मान लीजिए कि प्रेशर जैसे उन्होंने डबल किया तो x/m भी डबल हो रहा था, है ना, तो लीनियरली बढ़ रहा था। लेकिन एक पर्टिकुलर मॉडरेट प्रेशर रेंज में वो लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा था, यहाँ पे एक आपका कर्वेचर टाइप का बन रहा था।
ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा था, एक कर्व टाइप का बन रहा था, है ना, एक्स एक्स है ना। अब लेकिन हाई प्रेशर रेंज ऐसी भी मिल रही थी जिसमें एक्स बाई एम की वैल्यू क्या हो रही थी, कांस्टेंट हो जा रही थी, है ना। वो है ना, वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी, प्रेशर बढ़ा भी रहे थे फिर भी एक्स बाई एम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आ रही थी। तो इस तरह से कर्व उनको मिला। अब इन्होंने इसको 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इसका लीनियर वाला पार्ट को बोला एट लो प्रेशर रीजन, है ना, लो प्रेशर रीजन, फिर मॉडरेट प्रेशर रीजन एंड हाई प्रेशर रीजन। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 डिफरेंट प्रेशर की रेंज में उसको थ्योरी में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये लो प्रेशर रीजन की, ठीक है, तो लो प्रेशर रीजन में देखिए, लो प्रेशर रीजन में क्या हो रहा है, लो प्रेशर रीजन एक्चुअली ये ओए पार्ट है ना, ओए पार्ट ऑफ कर्व। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो वेरीज लीनियरली विद प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर पे क्या हो रहा है कि एक्स बाई एम जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। और आप लोग तो सभी भैया मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप लोग समझते हो कि अगर ये लाइन बन रही है लीनियरली तो ये तो स्ट्रेट लाइन टाइप का कर्व है, y प्रोपोर्शनल टू x टाइप का है कि नहीं सर? हाँ बोलो बेटा। सर रिद्धि को ले लीजिए मीटिंग में, से वो वेटिंग रूम में है ना। तो इसमें x बाई एम जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब y प्रोपोर्शनल टू x है, और y एक्सिस के अलोंग हमने किसको ले लिया है, x बाई एम को, और x एक्सिस के अलोंग प्रेशर को। तो यहाँ से आप अगर फॉर्मूला लिखेंगे इसके लीनियर पार्ट के लिए, तो x बाई एम इक्वल टू पी की x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, है ना। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन जो बन रही है ये देखा जाए तो केवल लो प्रेशर रीजन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर आते हैं कि भैया हाई प्रेशर रीजन में क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है मैथमेटिकली। तो हाई प्रेशर रीजन में तो ये लाइन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना, मतलब एक्स एक्सिस के वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना, बोलो भाई, है ना। y की वैल्यू मतलब y एक्सिस में क्या लिया है, x बाई एम, x बाई एम की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। इसका मतलब ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस रेंज में x बाई एम प्रेशर की पावर कितनी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दे, 0 है ना, हाँ, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो हाई प्रेशर रेंज में बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, तो मैथमेटिकली ये प्रेशर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो ये बीच वाले रीजन में समझते हैं कि बीच वाले रीजन में क्या खेल होगा। देखो लीनियर वाले पार्ट में एक्स बाई एम किसके प्रोपोर्शनल था, प्रेशर की पावर 1 के प्रोपोर्शनल था, और यहाँ पे वो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पे वो अगर देखें तो प्रेशर की पावर में क्या आना चाहिए, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, लेकिन इसकी पावर में बताओ क्या लिख दें यहाँ पे, इसकी पावर में जो नंबर आएगा उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, वो ना तो एग्जैक्ट 0 है ना तो वो एग्जैक्ट 1 है, वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, बोलो भाई, है ना। क्योंकि आप लोग ऐसे समझो, ये वाला कर्व देखो तो ये लगभग ऐसा नहीं लग रहा, आपने y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व पढ़ा होगा मैथ्स में, y इक्वल टू रूट एक्स कर्व कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है, y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ या y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये सारे कर्व ऐसे ही तो बनते हैं, बोलो भाई। तो यहाँ पे जो p की पावर आ रहा होगा वो बेटा कोई फ्रैक्शनल नंबर आ रहा होगा, है ना। और फ्लेंडलिस ने यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर को 1/n से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब उनको 1/n लिखना ज्यादा पसंद आया, है ना, वो चाहते तो यहाँ n भी लिख देते, वो बोलते थे कि n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो भी सही हो जाता, है ना, लेकिन उन्होंने 1/n लिख दिया और बोल दिया कि 1/n एक फ्रैक्शनल नंबर है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी, है ना, इस रीजन में, बोलो भाई।
ठीक है। अब अगर यस सर। ठीक है, तो मॉडरेट प्रेशर रेंज में ये इक्वेशन आई, और n की 1/n एक फ्रैक्शनल नंबर है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर हम लोग इन तीनों केस को, भाई 3 फॉर्मूले याद करने का कोई फायदा नहीं, तो तीनों को रिलेट करके एक फॉर्मूला अगर लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो जनरल फॉर्मूला है फ्लेंडलिस का, x/m = k p⁴ और 1/n में इक्वलिटी भी होल्ड करा दो 0 और 1 में, क्योंकि 0 के बराबर इक्वलिटी होल्ड कराओगे तो वो हाई प्रेशर रेंज वाला रिजल्ट मैच कर जाएगा, और 1 के बराबर इक्वलिटी होल्ड कराओगे तो लो प्रेशर वाला भी कवर हो जाएगा, और इस रेंज में वो मॉडरेट प्रेशर वाली रेंज कवर हो जाएगी, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फ्लेंडिस इक्वेशन है, और इसमें 1/n का जो रेंज है ये जरूर याद रखिएगा, है ना, कि 1/n कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 1/n लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है। अब इसी की लॉगरिथम इक्वेशन भी लिख सकते हो, है ना, बोथ साइड आप लॉग ले लीजिए तो ये बन जाएगा log x/m = log k 1/n log p, है ना। तो ये आपकी लॉगरिथम इक्वेशन हो गई, ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? यस हाँ, तो ये आपकी लॉगरिथम इक्वेशन हो गई। अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें एक log x/, हाँ कुछ पूछ रहे हो बेटा? प्रखर बेटा कुछ कह रहे थे? सर ये कह रही है जो सर ये जो लॉग वाले जो ग्राफ होने इसमें n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो सर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होना चाहिए। n वैसे कुछ भी होगा तो कांस्टेंट ही, है ना। अच्छा, आपका कहना है कि 0 के बराबर ले लिया तब तो इक्वलिटी होल्ड ना कराओ यहाँ पे, मतलब आपको अगर ये ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाते समय आप n का वैल्यू फ्रैक्शनल ही मान के चलो, है ना, ठीक है। इक्वलिटी, हाँ मतलब आप 1/n को 0 मत ले लेना एग्जैक्ट, क्योंकि n/n 0 ले लोगे तो log x नहीं, तब भी सही है, अगर 0 ले लोगे तो ये log k के बराबर यहाँ पे आ जाओगे आप, है ना। हाई हाई प्रेशर नहीं समझ में आ रहा है, अगर 1/n 0 भी ले लोगे तो स्ट्रेट सर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ना, 0 स्ट्रेट नहीं, ग्राफ का नेचर तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ना। देखो log x/m को लिया है आपने y एक्सिस में यहाँ पे, और log p को x एक्सिस के लॉन्ग लिया है, तो इक्वेशन आपकी ये बन रही y = mx + c टाइप की। अच्छा, यहाँ पे 1/n स्लोप है, तो स्लोप का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते, नहीं तो 0 ले लेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, है ना, और 1 ले लेंगे तो tan θ 1 कब होता है? 45। तो 1 तो ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं लेंगे, है ना, 0 लेना फिर सही नहीं है, फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे, है ना। तो मतलब 0 से 45 में कोई भी डिग्री पे हो सकता है। हाँ, 0 से 45 के बीच में तो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये थीटा जो होगा वो 0 से 45 के बीच में ही कोई वैल्यू होगा, है ना। तो ये आपका कर बन जाता है ना। इसमें ये आपका, हाँ स्लोप इसमें होता है 1/n, इंटरसेप्ट होता है log k, ठीक है। और k यहाँ पे नॉर्मल कांस्टेंट है, इसको फ्लेंडलिस कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, है ना, वो एक नॉर्मल कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले पे आपको छोटे मोटे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे न्यूमेरिकल। देखो एक मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं। इसमें कह रहा है एट 2 atm प्रेशर ऑफ गैस, है ना, गैस का प्रेशर कितना लिया उसने, 2 atm। कैलकुलेट द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन 3 ग्राम ऑफ सॉलिड चारकोल। तो कह रहा है कि बताइए 3 ग्राम सॉलिड चारकोल में गैस का कितना मास एब्जॉर्ब होगा। तो देखो चारकोल आपका एड्जॉर्बेंट होता है, तो आपको एड्जॉर्बेंट का मास उसने दे दिया है ना, तो यहाँ पे आपको उसने एड्जॉर्बेंट का मास मतलब m का वैल्यू दे दिया है। m यहाँ पे होता है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ 3 ग्राम।
और आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। x होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट यहाँ कोई गैस ही है ना। और प्रेशर भी दे दिया है। प्रेशर का वैल्यू कितना दे दिया है? गैस का प्रेशर 2 atm। और थीटा भी दे दिया। देखो थीटा यहाँ पे देखा जाए तो 1/n के बराबर है ना। यहाँ पे जो स्लोप होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, जो स्लोप होता है वो 1/n के बराबर होता है। और थीटा 45 है तो tan थीटा इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, है ना। थीटा 45 दिया ना, तो tan 45 आपको पता ही है कितना होता है ना, 1 होता है। बोलो भाई। और इंटरसेप्ट भी दे दिया उसने। तो इंटरसेप्ट मतलब आपको उसने log k का वैल्यू दे दिया, है ना। y एक्सिस में ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? log k के बराबर होता है। तो log k का वैल्यू कितना दे दिया उसने? log k का वैल्यू दे दिया उसने 0.3010। और ये 0.3010 ये log 2 का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना मिल गया? 2। तो आपको सारे कांस्टेंट भी पता चल गए यहाँ पे। तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दिए फ्रेंडली आइसोथर्म का, x/m इक्वल टू k1p⁴1/n। x आपको निकालना है, m3 है, k का वैल्यू 2 हो गया, प्रेशर आपको 2 दिया है, पावर में 1 आ गया। तो कितना आ जाएगा बताओ x की वैल्यू यहाँ से? 12 ग्राम आ गया, है ना। बस सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है। देखो फ्रेंडली आइसोथर्म में अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा भी तो बस यही एक फॉर्मूला ही है ना। तो घुमा फिरा के वो इसी फॉर्मूले से रिलेट करके पूछ लेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर, इसका जो ऊपर वाला ग्राफ बनाया था उसमें अगर 1/n इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो मतलब वो रॉन्ग की होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एंड वो हाई प्रेशर रीजन वाला ग्राफ मतलब उससे बन जाएगा कि प्रेशर पे जो डिपेंड नहीं कर रहा। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा हाई प्रेशर रीजन में। हाँ बात तो सही कह रहे हो कि अगर हाई प्रेशर रीजन में n 1/n 1 हो जाता है तो ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट आएगा। और log x/m वर्सेस log p भी इसका मतलब प्रेशर से इंडिपेंडेंट आएगा, है ना। इसका मतलब n 1/n को 0 लेने में ऐसा नहीं कि ग्राफ गलत हो जाएगा, है ना भाई। उसका स्लोप खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब वही है, स्लोप 0 हो जाएगा। और हाई प्रेशर पे स्लोप 0 होने का मतलब प्रेशर पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है वो, है ना। तो सही कह रहे हो, है ना, करेक्ट है आपका कहना। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आपका आया था, मेडिकल का एक पेपर होता है एम्स, है ना। मेडिकल में एक पेपर नीट का होता है, एक एम्स का होता है। तो एम्स के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, थोड़ा बच्चों को घुमाने की कोशिश किया था। घुमाने मतलब कि देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पिरिकल फॉर्म। ठीक है। तो कह रहा है हाँ डी वाला होगा। अच्छा ये मुझे याद आ रहा है कि ये की जगह और ऐसे प्रयोग कर ले। अच्छा ये मुझे याद आ रहा है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें शायद 2 आंसर आते हैं। एक डी हो सकता है लेकिन बाकी भी चेक कर लीजिए। सी और डी, है ना। तो इतनी जल्दी आंसर देने में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में उसने बस इतना ही कंफ्यूज किया था। उसने जैसे कह रहा था कि ये कई सारे रिलेशन लिखे हुए हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूले लिख दिए। तो कह रहा है कौन सा फ्रेंडली आइसोथर्म के रिप्रेजेंट करता है। अब देखो जिस बच्चे ने बिल्कुल रट्टा मारा होगा बिना समझे हुए, वो तो कहेगा कि सर ये वाली इक्वेशन होती थी, है ना, और ये इक्वेशन मुझे लास्ट में दिख रही है। ठीक है। हो सकता है एक वोट सीधे डी मार देगा। लेकिन जो आप लोग भाई मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप लोग
अच्छा मेडिकल वाले बच्चे हो सकता है कि ज्यादा मैथ्स है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं अरे ये सब फालतू में दिया हुआ है, ये सब मोह माया है। अरे हमने तो रटा है कि एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है x/m=k p⁻1। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ये फॉर्मूला है तो बेटा 1/n फ्रैक्शनल होना चाहिए ना, 0 से 1 के बीच में लाई होना चाहिए, है ना। अच्छा 1/n अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो n कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो n 1 से आपका इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी लाई करेगा। तो ये इसने सही दे रखा है, देखा जाए तो ये बिल्कुल उसने सही दिया हुआ है, तो एक तो पकड़ में आ ही गया, है ना। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू है तो देखो ये वाला भी चेक कर लो, इसमें हम लोग को सभी चेक कर लेने लेने चाहिए ऐसे केस में एमसीक्यू में। अब जैसे देखो पहला वाला ऑप्शन है उसमें p⁻n लिख दिया, तो देखो फ्लेंडलिस का मन था वो p में कुछ भी लिखे, फ्लेंडलिस की जगह आप होते या हम होते तो हम लोग 1/n थोड़ी ना लेते, वहां पे कोई दूसरा नंबर भी ले सकते थे। जैसे आपने n ले लिया, लेकिन n को आप डिफाइन तो यही करते कि n शुड बी लाई बिटवीन 0 to 1, है ना। n को डिफाइन तो हम लोग यही करते हैं, और यहाँ पे n को उसने क्या डिफाइन कर दिया है, n को -1 से 0 लाई करा दिया है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। ये फ्रेंडलिस के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये रेंज गलत दी है, ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। ऐसे ही अब इसमें देख लो, इसमें p में क्या लिखा हुआ, -n लिखा हुआ है, तो ये -n p में जो भी लिखा हुआ है वो नंबर 0 से 1 के बीच में क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा n का वैल्यू -1 से लाई करेगा 0 के बीच में, तो इसमें ये रिलेशन आना चाहिए सेकेंड वाले में, जबकि सेकेंड वाले में उसने ये नहीं दे रखा है ना, ये रिलेशन सेकेंड में उसने नहीं दिया है, तो बी भी गलत हो गया। सी में उसने p⁻1/n ले लिया है, तो हम लोग क्या इतना ध्यान रखना है कि फ्लेंडलिस आइसोथर्म में p जो भी लिखी हुई हो वो फ्रैक्शनल होनी चाहिए, इट शुड बी फ्रैक्शनल, वो -0 से 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब n कहाँ से कहाँ लाई करेगा, है ना, इसको जरा बताओ। तो n -इंफिनिटी से -n है, इसका मतलब ये रेंज सही दी हुई है ना, ठीक है। तो ये उसने सही ले लिया है, तो 2 उसने सही दे दिए हैं और 2 गड़बड़ दे दिए, है ना, तो ये 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब देखो इसमें क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, तो जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे वो उसी फॉर्मूले पे फ्रेम किए जाएंगे, तो उस फॉर्मूले में हर एक चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो फ्लेंडलिस आइसोथर्म में p जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है ना, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे एक इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, आप ही लोगों को बताना है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें तीनों ही रिलेशन सही है ना, और वो प्रेशर की अलग अलग रेंज में अलग अलग टाइप के रिलेशन आ रहे हैं, तो तीनों ही सही है, गुड। सेवेंथ में आते हैं, सेवेंथ में कह रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सरफेस फॉलोज फ्लेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फिर कह रहा है प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस log p गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू 0.5। अब देखो उसने वही ग्राफ शायद बना रहा है log x/m वर्सेस log p, है ना, और उसका स्लोप उसने दे दिया 0.5, तो इसका स्लोप किसके बराबर कर दें, log x/m वर्सेस, है ना, 1/n पे, तो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा 1/n, मतलब यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई n मिल गया आपको, तो पूछा क्या इसने, जरा पढ़ो जरा क्या पूछ रहा है। एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर के प्रोपोर्शनल है ना। बी। बताओ आप ही लोग बताओ क्या होना चाहिए, बी। बी होना चाहिए, हाँ बी हो जाएगा, क्योंकि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो x/m होता है वो p⁻1/n के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, और 1/n यहाँ पे n2 आया तो 1/n तो 1/2 आ जाएगा, है ना। हाँ उसको हम लोग √p लिख सकते हैं, √p। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो
स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो ये वाला भी बता दो। इफ एक्स ग्राम ऑफ, अच्छा फोर्थ आ रहा है, चलो ठीक है, एक बार चलो पढ़ लिया जाए क्या है क्वेश्चन। x ग्राम of gas is adsorbed by m ग्राम of adsorbent at pressure P। x ग्राम गैस को m ग्राम adsorbent में P प्रेशर में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो log x by m वर्सेस log P कर बनाया है। अच्छा फिर से वही बात पूछ रहा है क्या, स्लोप ऑफ द प्लॉट, अरे सीधे सीधे उसने स्लोप ही पूछ दिया। ये देखो जेई मेन 2018 के पेपर में सीधे उसने स्लोप पूछ दिया बेटा, है ना। क्या हो जाएगा स्लोप, 1/4 है ना, 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो वो सीधे सीधे पूछ रहा है अब एक फॉर्मूले में वही सब चीजें हैं, घुमा फिरा के वही सब पूछेगा आपसे। अब देखो ये 2019 वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलोज फ्लेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इन द गिवन प्लॉट x इज द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन मास ऑफ एडजॉर्बेंट, तो x बाई m इज प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पे कुछ उसने ये 2 यूनिट 4 यूनिट दे रखा है, इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझते हो, थर्ड आ रहा है ना। हाँ, तो ये ट्रायंगल बनाने का मतलब आप समझ गए होगे कि भैया वो स्लोप निकालने के लिए दे रहा है हमें, है ना। तो आपने खटाक से यहाँ पे लिखा होगा थीटा, और थीटा tan थीटा आ रहा है सर 2/, आदित्य मोहन वेटिंग रूम में उसने एंट्री दे दीजिए। हाँ बिल्कुल बेटा, मेरा तो कर्तव्य है एंट्री देना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अब 1/n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/n का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/2, है ना। तो ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। अब ये क्वेश्चन देखो आप ही लोग कर रहे हो, मैं उसमें बस पूछ रहा हूँ, आप आंसर आप ही लोग बता रहे हो। अच्छा लैंग्म्यू वाला भी इसके बाद आएगा, तो ये वाला अभी छोड़ देते हैं, ये स्किप कर दो अभी, है ना। अभी लैंग्वेज वाला पढ़ा है, पर इसके बाद में अभी पढ़ेंगे। एक चाहो तो ये कर लो, ये जे एडवांस के पेपर में आया हुआ है 2012 में, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्या कह रहा है, द गिवन ग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा 4 ग्राफ दे दिए उसने, ठीक है। और फॉर डिफरेंट फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन प्रोसेस अंडर माइल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको 4 कर्व दिए हैं, और इनमें से कुछ कर्व फिजिक्स ऑप्शन के लिए हैं, कुछ कर्व केमिस्ट्री ऑप्शन के लिए, और ये सारे कर्व टेम्परेचर और प्रेशर की माइल्ड कंडीशन पे बनाए गए हैं ना, मतलब कि मॉडरेट या लो टेम्परेचर प्रेशर मान के चलो, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है फर्स्ट इज फिजिक्स ऑप्शन एंड सेकेंड इज, तो ये आपको पहचानना होगा पहले, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो 1/1 पहले पहचानो, पहले फर्स्ट वाले को पहचानो देख के कि ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए बनाया गया होगा कि केमिस्ट्री ऑप्शन के लिए, फिजिक्स ऑप्शन है ना। अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर लगातार घटता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लगातार x/m घट रहा है, 100% फिजिक्स ऑप्शन है। फिजिक्स ऑप्शन में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 1/4 से अटैच होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लगातार बॉन्ड टूट ही रहे होंगे, है ना। तो ये तो फिजिक्स ऑप्शन है भाई, सही बता रहे हो भाई आप लोग। अब ये वाला बता दो भाई, सेकेंड वाला केमिस्ट्री ऑप्शन, ये केमिस्ट्री ऑप्शन है ना, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है ना। हाँ, तो इससे हम लोग को ए वाला पकड़ में आ गया क्या, फर्स्ट इज फिजिक्स ऑप्शन एंड सेकंड इज क्या, अरे वाह, एक एक पकड़ में आ गया। अब ये सितारा लगा हुआ है, एमसीक्यू है क्वेश्चन, मतलब एडवांस में आया होगा, है ना। तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो बाकी भी देख लेते हैं। सी वाला भी है, अच्छा तो इसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, थर्ड वाला, कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब वर्सेस प्रेशर। तो देखो इसमें 200 केल्विन पे अमाउंट x/m की वैल्यू ज्यादा थी, मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा था, फिजी है ना। टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो कम हो गया। तो यहाँ पे ये ग्राफ देखने समझ में आ रहा है कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का लग रहा है, क्योंकि बेटा 200 पे x/m की वैल्यू हायर है शुरुआत से लास्ट तक,
लेकिन 250 हाई टेम्परेचर पे x/m पहले से कम आ रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो रहा है। और ऐसा तो खेल कहाँ होता था, फ्रीज ऑप्शन में होता था, है ना। तो ये आपका फ्रीज ऑप्शन का केस हो गया। थर्ड आपका फ्रीज ऑप्शन। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में पोटेंशियल एनर्जी, ये आप ही लोग बताओ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस केमिकल ऑप्शन है। डेल्टा एच ज्यादा है सर, केमिकल एमी होगा। हाँ, तो ये वो केमिकल बॉन्डिंग वाला उसने कर दे दिया। तो यहाँ पे जब बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड यहाँ पे बनता है मिनिमा पे, है ना। तो इसमें इस समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एंथैल्पी एड्सॉर्प्शन 150 किलो जूल। अब देखो यहाँ पे डेटा हमारे काम का है, ये 150 मतलब ये केमिज ऑप्शन की रेंज में आ रहा है। अब जिस बच्चों को याद होगा कि 80 से 240 के बीच में होता है, तो उसको आराम से क्लिक कर जाएगा कि भैया ये ग्राफ केमिज ऑप्शन के लिए बनाया गया, क्योंकि फिजिज ऑप्शन होता तो उसका डेल्टा एच होता 20 से 60 के अराउंड। तो अब देख लो, एक कोई आंसर शायद और होगा इसका। सी हो रहा है ना, तो दो आंसर इसमें सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए, मोस्टली सभी ये क्वेश्चन सारे मैंने वही लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए। जो अभी हम लोग ने फ्लेंडलिच आइसोथर्म पढ़ा है ना, उसके ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए कि कहाँ पर ये फेल हो जाता है। तो इसका जो ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक क्या है, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ फ्लेंडलिच आइसोथर्म इज दैट इट फेल्स एट हाई प्रेशर ऑफ गैस। बोलते हैं कि हाई प्रेशर पे ये फ्लेंडलिच आइसोथर्म फेल हो जाता है ना। अच्छा, क्यों फेल हो जाता है? तो होता क्या है कि जैसे फ्लेंडलिच ने तो हम लोगों को इतना बताया कि देखो, फ्लेंडलिच ने हम लोग को इतना बताया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे, सॉरी टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर बढ़ाने पे पहले लीनियरली बढ़ेगा, फिर मॉडरेट पे एक्सपोनेंशियल होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन क्या ये हमेशा ये कांस्टेंट ही रहेगा? आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ तो क्या कांस्टेंट ही रहेगा? तो इसके आगे की बात फ्लेंडलिच ने नहीं बताई थी। होता क्या है कि अगर आप हाई प्रेशर रेंज में थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाएंगे तो वो कांस्टेंट बस थोड़ा सा ही होता है, और फिर वो नीचे भी आने लगता है ना, क्योंकि फिर डिजॉर्प्शन का रेट बढ़ने लगता है ना। तो ये फ्लेंडलिच ने ये बात नहीं बताई। फ्लेंडलिच के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि प्रेशर बढ़ाते चले जाओ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो फिर कांस्टेंट ही बना रहेगा सदा सदा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता, थोड़े से इंटरवल के लिए तो वो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है, मतलब x/m की वैल्यू डिक्रीज होती है। और ये बात फ्लेंडलिच ने अपने आइसोथर्म में कवर नहीं करी थी। ठीक है, तो इसलिए ये इनका ड्रॉबैक बनाया था। हाँ बोलो। सर प्रेशर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, ये तो समझ में आता है, बढ़ाने पे घट कैसे जाएगा? देखो, हाँ, ये बात को अगर लॉजिकली समझनी हो कि प्रेशर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन घट कैसे रहा है ना, तो होता क्या है कि देखो, आप इसको प्रैक्टिकली समझो कि जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे मान लो, ठीक है। और पहले एक बच्चा आया, वो उसने अपनी सीट ऑक्युपाई कर ली। फिर प्रेशर बढ़ाया, मतलब कि बाहर से प्रेशर लग रहा है, ऐसा मान के चलो, बच्चे गैस के मॉलिक्यूल है ना। और ठीक है, सीटें जो एड्जॉर्बेंट है, दूसरा बच्चा आया, दूसरी सीट भर गई। फिर और प्रेशर बढ़ा, तीसरा मॉलिक्यूल अंदर आया, वो अपनी जगह बैठ गया, उसने भी एक सीट ऑक्युपाई कर ली। 40 लगभग 40 सीटें थी, है ना, एग्जैक्ट 40 ही मान लो, और 40 ही बच्चे थे। तो एक समय तक तो क्या हुआ कि एड्जॉर्प्शन बढ़ता गया। और 40 डिग्री से, मतलब कि जब 40 बच्चे पूरे ऑक्युपाइड हो गए, तो उस समय पूरी सरफेस क्या हो गई, ऑक्युपाइड हो गई। एक समय ऐसा भी आएगा कि सरफेस ऑक्युपाई हो गई, है ना। अब मान लो कि उसी रूम में मतलब आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, लेकिन अदर आपके जैसे स्कूल में 12th में 12 जी के अलावा और भी सेक्शन है, 12th ए है, बी है, सी है, डी है, ए से लेकर जी तक सारे ही हैं। और वो क्लास के बच्चे भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाए, फिर ए के भी आ जाए, तो फिर आप लोग इतने क्रूर तो नहीं हो, आप लोग कहोगे चलो मैं आधी सीट में बैठ जाऊंगा, आधी में अपने फ्रेंड को बैठा लूंगा। तो उस रूम में हो सकता है कि एक सीट में दो दो बच्चे बैठ जाएं, है ना। बात समझ में आई?
तो 2-2 बैठ Yes, जाएंगे sir. तो 80 बैठ जाएंगे, सीटें 40 ही हैं। फिर पता लगा सेक्शन डी के आने शुरू हो जाए उसी में, तो आप लोग कहोगे कि कोई बात नहीं, अब डेस्क है, मैं बैग कंधे में ही टांग लूंगा और वो बच्चा डेस्क में बैठ जाएगा। तो ऐसे 40 और आ गए, 120। लेकिन अगर सेक्शन डी के आ जाएंगे तो क्या होगा, आप कितनी देर तक मैनेज करोगे चीजों को? Yes, sir. होता क्या है कि लेयर, जब एक लेयर, 2 लेयर हो, अब आप लोग ऐसा तो नहीं कि अपने कंधे पे बैठा लोगे, हो सकता है कि कुछ बच्चे कंधे पे बैठा लें, क्यों भाई? हर्षित सर, हर्षित और अर्नब। तो एक लिमिट होगी ना उसकी भी। तो वही बात है कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, एक समय के बाद डिजॉर्प्शन भी, एंट्रोपी, एक्चुअली इसका रिलेशन एंट्रोपी से है। एंट्रोपी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डिजॉर्प्शन का रेट, बॉन्ड ब्रेकिंग फास्ट हो जाती है। तो ये बात फ्रेंडलिस ने नहीं एक्सप्लेन करी थी अपने आइसोथर्म में, इसे हम लोग ड्रॉबैक मानते हैं। ठीक है। और हाँ, एक इसमें लिमिटेशन एक ये भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली व्हेन एडजॉर्बेट सब्सटेंस फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट, है ना। मतलब कि ये जो फिजिक्स ऑप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक तरह से यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट है। मतलब फ्लेंडलिस ने यहाँ पे केमीज ऑप्शन के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफाइन किया था। मतलब यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन लिखी गई। ठीक है, मतलब उन्होंने मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर वाला कंसीडर नहीं किया था। ठीक है। अब इसमें जो अगला आइसोथर्म है वो आपका है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो लैंगम्यूर क्या होता है? लैंगम्यूर तो साइंटिस्ट का नाम है ना। उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने भी एक आइसोथर्म प्रपोज किया था। और इनकी आइसोथर्म की कुछ एजम्पशन थे, है ना। क्योंकि ये जम्पशन आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये पता होने चाहिए। क्या जम्पशन थे? पहला जम्पशन था गैस इज कंसीडर टू बी बिहेव आइडियली। पहले माना था कि जो गैस, जिस गैस का एडजॉर्प्शन कर रहे हैं उसका आइडियल बिहेवियर कंसीडर करते हुए उन्होंने ये आइसोथर्म दिया था। दूसरा, ए सॉलिड सरफेस इज कंसीडर्ड एज होमोजीनियस बट कंटेन्स ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट ऑन सरफेस। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी माना था कि जो सॉलिड की सरफेस है वो होमोजीनियस टाइप की है और उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट ही अवेलेबल है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक क्लास में 40 सीट्स हैं, तो 40 का मतलब 40 ही है, ना ज्यादा ना कम, है ना। तो इसका मतलब उस सॉलिड की सरफेस पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं या नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट है, सीट मतलब एडजॉर्प्शन साइट है, वो क्या है? फिक्स्ड है ना। उनका नंबर फाइनाइट है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो, वो नंबर फाइनाइट है। तीसरा पॉइंट, ईच साइट एब्जॉर्ब ए सिंगल मॉलिक्यूल। लैंगम्यू ने ये भी माना कि एक सीट में एक ही बच्चा बैठेगा, एक सीट को 2 बच्चे शेयर नहीं करेंगे, है ना। बोलो भाई, ईच साइट एब्जॉर्ब ए सिंगल मॉलिक्यूल मींस एडजॉर्प्शन इज मोनोमॉलिक्यूलर, है ना। तो इन्होंने भी मोनोमॉलिक्यूलर कंसीडर किया और यही माना कि एक एडजॉर्प्शन साइट पे एक सिंगल मॉलिक्यूल ही ऑक्युपाई होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ, है ना। ये जो इक्वेशन लिखी है ये इक्विलिब्रियम पे लिखी गई है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, है ना, बराबर हो जाता है। तो ये एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे लिखी गई है। और इसमें एक एजम्पशन, लास्ट एजम्पशन ये भी है, देयर इज नो लैटरल ओवरलैप बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। मतलब एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में कोई लैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कि पता चला कि एक सीट में एक बच्चा बैठा और दूसरी सीट में मतलब दूसरा मॉलिक्यूल बैठा और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोई बॉन्ड ऑन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कोई लैटरल ओवरलैपिंग, है ना, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। जैसे है ना, आप लोग, आपकी क्लास में कई बार मैंने देखा है कि लैटरल ओवरलैपिंग कई बार होती है, तो ऐसा इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, लैंगम्यूर ने। ठीक है। सेकंड पॉइंट एक बार फिर बता। सेकेंड पॉइंट कह रहा है ए सॉलिड सरफेस इज कंसीडर्ड एज होमोजीनियस। मतलब जो सॉलिड सरफेस है उसको होमोजीनियस माना है। होमोजीनियस कहने का मतलब ये है
कि जैसे सॉलिड की सरफेस का कोई भी यूनिट एरिया ले लो, तो यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ साइड एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। जैसे ये यूनिट एरिया में मान लो 5 साइड है, तो आपने इधर वाला कोई सरफेस यूनिट एरिया देखा तो उसमें भी 5 साइड है। ऐसा नहीं कि इधर यूनिट एरिया 5 साइड है, इधर पता चला 15 साइड है, तो वो फिर हेट्रोजीनियस हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि उसमें जो एक्टिव साइट है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस में, है ना। और उनका जो नंबर है वो क्या है, फाइनाइट है या फिक्स्ड है। ठीक ठीक है, क्लियर हुई बात। तो सर ये इसमें इनका मोनोलेयर लाइक उसके लिए कोई असम्पशन नहीं है लाइक किसके लिए मोनोमोलिकुलर माना था उन्होंने, सर ये मान के जो इसके ऊपर वाला था उसमें मोनोलेड था, तो इसमें क्या है? मोनोमोलिकुलर मींस एडजॉर्प्शन। ये एक्चुअली पूरा सही से लिखा नहीं, ये मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन की बात कर रहा है, मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन। ये सेम वही बात कर रहा है जो उधर किया है उन्होंने। मतलब ये वाला एजम्पशन तो दोनों में कॉमन ही है देखा जाए तो, है ना। मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन मतलब जो मॉलिक्यूल है वो मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं सरफेस पे, ठीक है। ओके सर। है ना, तो वो सेम ही है। मतलब ये भी एक तरह से केमीज ऑप्शन के लिए ही दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों एडजॉर्प्शन जो है ना वो मेनली केमीज ऑप्शन के लिए दिए गए हैं। फ्लेंडलिस भी केमीज ऑप्शन के लिए ही मेनली दिया है, क्योंकि केमीज ऑप्शन मोनो मॉलिकुलर ही होता है। और अच्छा, ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इस इनका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो ये था, x/m इज इक्वल टू AP + 1 + BP। मतलब उन्होंने आइसोथर्म को इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, P क्या है, P गैस का प्रेशर है। अच्छा, A और B यहाँ पे कांस्टेंट है, A और B क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले को रिवर्स करके लिखो आप, रिवर्स मतलब कि दोनों साइड अगर रिवर्स करके लिखो तो ये आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके ऐसा कुछ आ जाता है, m/x = b/a + 1/AP। और इसमें जो ग्राफ बनता है वो m/x वर्सेस 1/p बनता है। इसमें जो ग्राफ बनता है ना बेटा वो m/x वर्सेस 1/p बनता है। लेकिन ग्राफ का नेचर बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे फ्लेंडलिस में आया था, लीनियर टाइप का बनता है ना। वहां पे स्लोप आया था 1/n, यहाँ पे स्लोप क्या है 1/a, ठीक है। और वहां पे इंटरसेप्ट आया था log k, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या आ रहा है b/a, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और देखो, अगर कभी भी आपको फ्लेंडिस आइसोथर्म m/x वर्सेस 1/p दिया जाए और लीनियर दे दिया जाए तो आंख बंद करके समझ जाना कि वो लैंगम्यूर के फॉर्मूले में ही ऐसा कर बनता है। क्योंकि फ्लेंडलिस आइसोथर्म में m/x वर्सेस 1/p ऐसा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। उसमें वो बनता है log x/m, वहां पे बनता है वो log x/m वर्सेस 1/p, है ना। तो अगर ये ऐसा ग्राफ दे समझ जाना फ्लेंडलिस आइसोथर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर log m/x वर्सेस 1/p दे तो समझ जाना लैंगम्यूर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोनों में एक बात खास है कि फ्लेंडलिस एडजॉर्प्शन हो या लैंगम्यूर हो, इन्होंने एडजॉर्बेट गैस को ही माना है अपने मतलब ये भी चाहो तो इसी में ऐड कर लेना। वैसे तो उसने बोल दिया है कि गैस इज कंसीडर्ड आइडियली, तो एडजॉर्बेट गैस ही मानी थी इन्होंने और एडजॉर्बेंट सॉलिड माना था। मतलब ये जो लैंगम्यूर या फ्लेंडिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ रहे हैं, इन दोनों में गैस आपकी एडजॉर्बेट की तरह बिहेव करती है और सॉलिड जो होता है वो एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म आता है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो एडजॉर्बेंट होगा वो कोई लिक्विड होगा, है ना। तो अगर किसी देखो अगर आपने एडजॉर्बेंट कोई लिक्विड ले लिया और एडजॉर्बेंट कोई सॉलिड ले लिया तो वहां पे वो सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप का एक सॉल्यूशन बनने लगेगा। तो वहां पे सॉल्यूशन के लिए एडजॉर्प्शन की बात होती है।
और ये वाला एड्जॉर्प्शन जो होता है इसे फ्लेंडलिच ने ही एक्सप्लेन किया था, और उनका जो कहना था कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है सॉल्यूशन के लिए वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, बोलो भाई, सरफेस एरिया बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो इसका फॉर्मूला सिमिलर टू मतलब जो फ्लेंडलिस का गैसों के लिए एड्जॉर्प्शन की इक्वेशन थी, सेम वही इक्वेशन आ रही है। बस फर्क क्या है कि वहां पे गैसों का प्रेशर लिया जा रहा था बेटा, है ना। फॉर्मूला क्या था, x/m = k p⁻1/n। तो यहाँ प्रेशर की जगह किसका टर्म लेना है, कंसंट्रेशन का, C फॉर कंसंट्रेशन, है ना, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ले लेना है आपको। तो इसको याद रखना भी आसान है, फ्लेंडलिस आइसोथर्म आपको अगर याद ही है तो जहां प्रेशर है वहां पे कंसंट्रेशन ले लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/m = k c⁻1/n, है ना। और 1/n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ये है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ भी होती। C क्या है, C कंसंट्रेशन है एड्जॉर्बेट का, है ना, C कंसंट्रेशन है एड्जॉर्बेट का, जो वो वाला कंसंट्रेशन जो एड्जॉर्ब हो रहा है ना, है ना। यहाँ पे C वो वाला कंसंट्रेशन है जो एड्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बस लास्ट में एप्लीकेशन देख लीजिए, एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन पूछ लिए आते हैं, एप्लीकेशन और एड्जॉर्प्शन। तो ये ज्यादातर एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पे एड्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन देखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ गैस मार्क्स, ठीक है। तो ये गैस मार्क्स क्या होते हैं, जैसे आप ऐसा समझिए कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत सारी हजार्डस गैसें बनती रहती हैं, है ना। बहुत सारी फैक्ट्रियां या इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे गैसें रिलीज होती रहती हैं, कहीं चिमनी से रिलीज हो रही हैं, किसी प्लांट से रिलीज होती रहती हैं, है ना। और कई बार वो गैसें बड़ी टॉक्सिक होती हैं, है ना। तो ऐसी, अच्छा जैसे आपने पढ़ा होगा कि फास्फोरस का आपने पढ़ा था, फॉस्सीजा एक टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाइट फास्फोरस के कांटेक्ट में कोई रहता है तो उसके जबड़ों की हड्डियां वगैरह गल जाती हैं, फॉस्सीजा हो जाती है। कई बार मेथेन गैस, मेथेन तो वैसे भी आप जानते हो कि काफी मार्स गैस होती है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है। तो ऐसी जगहों पे काम करने वाले जो बंदे होते हैं उनको एक गैस मार्क्स दिया जाता है ना। और गैस जो मार्क्स होता है उसमें फिल्टर्स होते हैं, वो इस पे मतलब कि उसमें क्या है कि जैसे अब आप ऐसे समझ लो, आजकल कोरोना का टाइम है तो आजकल हम लोग हर व्यक्ति मास्क पहन रहा है ना। तो वो किसके लिए पहन रहा है कि भाई कोरोना वायरस कहीं इंटर ना कर जाए, बोलो भाई, इसीलिए तो पहन रहा है। और वो जो मार्क्स दिए जाते हैं उन वर्कर्स को, उनमें बस खास बात ये होती है कि उनमें एक मेटालिक नेट होती है। उसमें क्या होती है, हम लोग जो मार्क्स यूज कर रहे हैं उनमें ऐसी मेटालिक नेट नहीं होती है, लेकिन उनके मार्क्स में एक मेटालिक नेट होती है। और वो मेटालिक नेट मेनली ऐसे मेटल की ली जाती है जो किसी पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है तो इस तरह का उनको स्पेशल मार्क्स इंडस्ट्री की तरफ से ही दिया जाता है कि आपको जितने भी घंटे काम करना है तो मार्क्स पहन के करना है। ठीक है, नहीं तो है ना, उसमें कई सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया पहला पॉइंट। एक्टिवेटेड चारकोल, अच्छा जनरली इसमें एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल इज जनरली यूज्ड इन गैस मास्क टू एब्जॉर्ब पॉइजनस एंड टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम एयर. These marks are commonly used by the miners because these are the poisonous gases like CO and methane, etc. in the atmosphere of coal mines. है ना, कोल माइंस में काम करने वाले जो माइनर्स होते हैं उनके लिए ये एक्टिवेटेड, आपको बस पते की बात इतना है कि अगर आपसे पूछेगा तो मेरे ख्याल से ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा एड्जॉर्बेंट यूज करते हैं कोल माइंस में, गैस मार्क्स में। तो क्योंकि आजकल एनटीए इस चैप्टर में इसी तरह से बहुत छोटी छोटी बातें आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा और भी इसमें कई सारे, इसमें जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला आप पढ़ लीजिएगा,
रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल, है ना, कलर को रिमूव करने के लिए भी एडजॉर्प्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि चीनी आप लोग खाते भी हो, देखा भी होगा, तो जितनी भी शुगर मिल होती है, तो जब शुगर बनती है ना, तो वो उसका कलर एग्जैक्ट बिल्कुल वाइट नहीं होता है, वो पीलापन लिए होता है। ठीक है, लेकिन आप जो मार्केट से चीनी लेते हो, देखा होगा उसके पार्टिकल बिल्कुल क्या होते हैं, जिलेटिनस वाइट होते हैं, है ना। तो उनमें क्या होता है कि उनका पीलापन हटाने के लिए, शुगर बनाने के लिए उनको कई सारे है ना, मतलब कि एडजॉर्बेंट से पास कराना होता है। ठीक है, और एडजॉर्बेंट क्या करते हैं, उनमें कुछ कलरिंग मटेरियल जैसे या लाइट येलो कलर जो होता है, वो एक्टिवेटेड चारकोल या फ्लूलर्स अर्थ भी एक अच्छा एडजॉर्बेंट है। तो ये उसके कलरिंग सब्सटेंस को क्या करते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बोलो बेटा, समझ है ना, समझ में आ रही है? अच्छा, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, अच्छा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये तो बहुत कॉमन बात है, ज्यादातर आपने देखा होगा, आपने ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो आप लोग, उसमें आपने ढेरों कैटलिस्ट देखे होंगे। और आप कोई भी कैटलिस्ट देखिए तो कैटलिस्ट ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। आप कोई भी कैटलिस्ट मन में सोचो, है ना, जैसे आपने सोचा क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ZnHg कंसेंडेंशियल, तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट ही तो है ना, बोलो भाई। आप जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उसमें एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो V2O5 अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं तो V25 यूज होता है। तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि कैटलिस्ट जो होते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, उसमें टाइटेनियम होता है। तो ज्यादातर कैटलिस्ट आप देखेंगे कि उनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज ए मेटल कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों यूज किए जाते हैं, है ना, तो उनके पीछे यही है कि उनका जो सरफेस होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस सरफेस होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, इसलिए उनको यूज भी किया जाता है। ठीक है, और इनका सरफेस लार्ज होता है, उनकी सरफेस पे एक्टिव साइट्स ह्यूज नंबर में होती हैं। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो होती हैं उनमें ज्यादातर इस तरह के मेटल लिए जाते हैं, और इनमें गैसें आसानी से एडजॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो बचपन से, है ना, हाइड्रोजनेशन में निकल की सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, रिफाइनिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। रिफाइनिंग में सिलिका जेल यूज करते हैं। रिफाइनिंग में बस इतना ध्यान रखना कि सिलिका जेल को पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक में भी यूज करते हैं। क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक में सबसे ज्यादा यूज होता है एल्यूमिना। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, ये शायद इसमें लिखा नहीं, क्रोमोटोग्राफिक टेक्निक में सबसे ज्यादा एल्यूमिना यूज किया जाता है। ठीक है, और क्रिएटिंग वैक्यूम, वैक्यूम बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, है ना, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अच्छा मेटलर्जी में आप लोग फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस पढ़ ही चुके हो। फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस में अच्छा बताओ, एडजॉर्बेंट क्या होता है, किसी को याद है? फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस में एडजॉर्बेंट का कोई बताओ मुझे नाम। फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस में एडजॉर्बेंट क्या होता है? ऑयल, पाइन ऑयल से पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फोर्थ रोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल जो भी हम लोग लेते हैं, पाइन ऑयल ही मेनली लेते हैं, तो है ना, ये आपका एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है। उसी पे जो आपने देखा होगा कि जो पोटेशियम इथिल जेंथेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जगह जगह अलग अलग जगहों पे हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, और भी आप लोग सर्च करिएगा, बहुत सारी चीजें मतलब कि नॉर्मली आप देखोगे अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशंस में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक ये है कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तो टाइम हो गया, 12 बजे से क्लास होगी ना आप लोगों की? यस। अच्छा, तो फिर अगली क्लास में फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा कोलाइडियल सॉल्यूशन से।
ठीक है, इसके नोट्स भी भेज दूंगा। अभी इसके नोट्स थोड़े से मुझे बनाने भी होंगे, है ना। मतलब बनाने क्या है, उसमें पूरी कंप्लीट नहीं थे इस वाले पीडीएफ में, तो आज आपको या कल तक इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगली क्लास ज्वाइन करिए। सर और केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन करूंगा मैं इस वीक की लास्ट क्लास कब है इस वीक में, या अगले वीक में कर लेते हैं। चलो अगले वीक तक कर लेना आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीक में कर देंगे। इस वीक में यही कंप्लीट करा देते हैं। सर हाँ बोलो, हाँ क्या करो बेटा। सर हार्डी-सूज रूल सर इसी चैप्टर में है? हाँ हार्डी-सुलजे इसी में, हार्डी-सुलजे रूल, कोगुलेशन, है ना, गोल्ड नंबर, ये सब इसी में है। ये कोलाइडियल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें ये सब चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये चैप्टर मतलब ये है कि फ्री के नंबर दे के जाता है अगर आप इसको सही से पढ़ लोगे तो। यस सर। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ वाइंड अप। थैंक यू सर।